हेलो भैया आज कौन कौन से शूट करोगे आप? क्योंकि ना बहुत सारा काम पेंडिंग है। एक तो आपको फ़ोन का कंपैरिजन शूट करना है, फिर एक टीवी भी आ रखा है 100 इंचेस का। भाई, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कसम से। मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ और आज मेरा शूट करने का बिल्कुल मन नहीं है। रेस्ट डे चाहिए आज मेरे को। हाँ खैर वो भी ठीक है, लेकिन आज फिर वो एक लैपटॉप भी तो आ गया ना, वो Lenovo Legion 9i जो आप बता रहे थे 3D डिस्प्ले वाला। हैं? आ गया वो? हाँ जी, जस्ट अभी आया है। डन है, मैं भी आ गया अभी। जापानीज डिस्प्ले है क्या सर? क्या? ब्लर ब्लर से दिखती है। भाई देखो, लैपटॉप तो हम रिव्यू करते रहते हैं, महंगे लैपटॉप भी रिव्यू करते रहते हैं। अब महंगे का मतलब ये नहीं कि भाई फ्लैगशिप प्रोसेसर डाल दिया, 64 GB रैम डाल दी या फिर तगड़ा 5090 ग्राफिक्स कार्ड डाल दिया तो फ्लैगशिप लैपटॉप हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पे फ्लैगशिप तो है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर और भी एक डिफरेंट चीज है। ये है Lenovo Legion 9i 2026 वाला वेरिएंट है। भाई इसकी जो डिस्प्ले है ना, अनबॉक्स करता हूं, दिखाता हूं। फिर भाई यहाँ पे है बड़ा सा डब्बा, क्योंकि इस लैपटॉप का साइज 18 इंचेस का है। ओहो, डब्बा खोलते भाई साहब डब्बा ऐसे ऊपर को आ गया, बड़ा भारी है। भाई पहली बार लीजन में 400 वॉट का पावर अडाप्टर, ईंट भाई साहब, लड़ाई के लिए कोई हथियार ना, चार्जर और एक पावर कॉर्ड। एंड भाई फाइनली ये आ जाता है हमारा लैपटॉप का बॉक्स। डब्बा खोलते कह रहे भाई साहब रीच और इम्पॉसिबल। ओ भाई लैपटॉप काली चादर में इतना भारी, ये लो भाई साहब। वैसे Legion 9i 2025 वाला भी ना कुछ ऐसा ही है, जो इसका टॉप लिड है ना हमारे पास है स्टूडियो में, साइड बाय साइड देखो तो सिमिलर सा ही लगता है। वो बात अलग है, हमने रिव्यू नहीं करा। एंड भाई फर्स्ट लुक देखो अब इस लैपटॉप की, लगना एकदम जबरदस्त मामला। और क्या है डब्बे में? ये लो, ये तो इंपॉर्टेंट चीज तो रहेगी। इसके बिना लैपटॉप कैसे चलेगा? यूजर मैनुअल वाइज, इसके बिना तो FPS ही नहीं आएंगे। तो हम जरा गेम वेम खेलने, फिर मिलता हूँ भी। बहुत टाइम बाद एक कोई लैपटॉप टेस्ट करे, उस पे गेमिंग करके भाई वाइब आई है, क्योंकि सेम सी चीजें हो जा रही थी ना। एंड इसकी भाई 3D डिस्प्ले के अंदर भाई हमने गेमिंग करी, उसके अलावा इसमें आप मूवीज भी देख सकते हो 3D में। मतलब अलग ही लेवल ये फील दे रहा है। सबसे पहले ना 3D से ही शुरुआत करते हैं, जो इसका USP है। सबसे पहले देखो टेक्नोलॉजी समझते हैं। जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्टर करा था, जिसके अंदर हम 3D में मूवीज देख सकते थे। अब उसमें भी क्या होता था ना, आपको डिफरेंट टाइप की 3Ds मिलती है, लेफ्ट राइट 3D मिलती है, या फिर एक कुछ इस तरीके से पोलराइज्ड वाली 3D भी मिलती है। तो उसको कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए आपको ग्लास चाहिए होता है, या तो रेड ब्लू ग्लास चाहिए होगा, या फिर इस टाइप का ग्लास चाहिए होगा जो आपके लेफ्ट राइट 3D को कन्वर्ट कर देता है। अब जो ग्लास आप अपने चेहरे के ऊपर लगाते हो, चाहे वो आप थिएटर में जाके लगा रहे हो या फिर घर पे कोई और 3D एक्सपीरियंस करने के लगा रहे हो, वो ग्लास जो चीज कर रहा है वो इसके डिस्प्ले में पहले से ही है। इसलिए आपको इसका 3D एक्सपीरियंस करने के लिए कोई भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बात अलग है, मैंने एक चश्मा लगा रखा है, बट 3D वाला नहीं है ना। अब इसमें 3D एक्सपीरियंस पता कैसे होती है? एक तो आई ट्रैकिंग होती है, जो हमारा एक सेंसर है वेबकैम के बगल में, उसके थ्रू होती है। और उसके अलावा लेंटिकुलर लेंस इसके अंदर यूज हो रखा है, जो डिस्प्ले के अंदर है। तो इस प्रोसेस की वजह से आपकी लेफ्ट आई को अलग इमेज दिखती है, राइट आई को अलग इमेज दिखती है, क्योंकि IR कैमरा आपकी आंखों को ट्रैक कर रहा है ना साइड बाय साइड। इसलिए हमारे लैपटॉप के GPU को एक टाइम पे 2 डिस्प्लेस को रेंडर करना पड़ता है, और ये सच में GPU इंटेंसिव टास्क है। मतलब जैसे इसकी डिस्प्ले 4K प्लस वाली है, 2400p वाली डिस्प्ले है, तो वो दोनों आंखों के लिए 1200p की अलग अलग इमेज जनरेट करती है। और ये जो 3D डिस्प्ले सिर्फ इस लैपटॉप के अंदर नहीं है, अभी मार्केट में और भी ब्रांड्स की डिस्प्लेस आ रही हैं, जो मतलब ग्लास फ्री 3D आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे एसर के स्पेशल लैब्स के मॉनिटर आते हैं, सैमसंग ओडेसी 3D मॉनिटर है, तो भाई ये सब भी आप ले सकते हो। बट इसके लिए ध्यान रखना कि आपके पास सिस्टम या लैपटॉप भी अच्छा खासा GPU पावर वाला होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर काफी ज्यादा GPU यूज होता है। अब जब इसका 3D एक्सपीरियंस करते हैं ना, इसकी एक डेडिकेटेड ऐप है, उसके अंदर प्यूपिलरी डिस्टेंस को कैलिब्रेट करना होता है। बॉक्सेस टाइप से आते हैं स्क्रीन पे, जैसे मेटाक्वेस्ट के अंदर लेंसेज हम एडजस्ट नहीं करते, सेम यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर लेवल पे दोनों आंखों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। बिकॉज हर एक इंसान के हिसाब से आपको 3D डिफरेंट दिखता है ना, हमारी आंखों का डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो एक बारी में एक ही इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है अपने हिसाब से एडजस्ट करके, क्योंकि स्क्रीन क्या अगर आप 3D में एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, और आपके पीछे कोई और बंदा चाहेगा कि वो भी देख ले भाई कैसा दिखाई दे रहा है, तो इसकी आई ट्रैकिंग हंट करने लगती है। क्योंकि यहाँ पे एक साथ 2 ही इमेज तो जनरेट कर रहे हैं ना, 2 लोग आ गए तो 4 इमेज जनरेट होगी, और वो ये कर नहीं सकता। तो एक बारी में एक ही इंसान वो 3D के मजे ले सकता है। और थोड़ा Lenovo 3D स्टूडियो जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा
था उसमें डिटेल में अगर आप देखते हो तो एक तो भाई एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, जैसे इस ऐप को ऑन करते हैं ना ये भी 3D में ही चलती है। और एक चीज भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी आप बी रोल्स देख रहे हो इसके अंदर आपको 3D नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरे पे 3D को रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आई ट्रैकिंग नहीं है ना, तो इसकी डिस्प्ले को पता ही नहीं है सामने कैमरा है, इंसान है, जो भी है। तो आप सिर्फ भावनाओं से समझना मेरी। यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर है वो भाई बहुत बढ़िया दिखाई देता है। एक तो बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, थोड़ी गेमिंग टाइप की वाइब आती है ऑन करते ही, एंड पूरा 3D में दिखाई देता है, सारे आइकन्स वगैरह, इवन हमारा कर्सर भी थोड़ा पॉप्ड आउट लगता है। और इसके अंदर अलग अलग हमारे को ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे सबसे पहले 3D मीडिया प्लेयर हो गया, भाई आपको मूवी देखनी है लैपटॉप में 3D में, तो यहाँ पे जस्ट आपको अपनी फाइल लोड करनी है और इसके अंदर साइड बाय साइड 3D वाला फॉर्मेट सपोर्ट करता है। फिर चाहे वो लेफ्ट राइट वाला हो, टॉप बॉटम वाला हो, राइट लेफ्ट वाला हो या बॉटम टॉप वाला हो, मतलब जिसके अंदर 2 इमेजेस होती हैं और उसको फिर ये कन्वर्ट करके आपके लिए 3D बना देता है। एंड यहाँ पे भाई हमने लेगो मूवी 2 देखी, इसके अंदर ओहो हो क्या मजा आ रहा था। मतलब लैपटॉप की डिस्प्ले देख के ऐसा अनरियलिस्टिक सा फील हो रहा था कि यार मतलब मैंने कोई चश्मा नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया हुआ और मेरे को एकदम 3D वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है फाइल लोड करो, आप चाहो तो ऑनलाइन कोई भी YouTube पे साइड बाय साइड 3D वाला कंटेंट है। जैसे स्पाइडरमैन का ये वाला क्लाइमैक्स सीन हम देख रहे थे, तो ये साइड बाय साइड 3D में था, तो यहाँ पे हमारे को एक हॉटकी मिलती है, हम ये स्क्रीन को कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत 3D में, और बाकी सारी चीजें तो हिल जाती हैं अगर आप अपना पूरा ब्राउजर वगैरह देखोगे। लेकिन जब हम बड़ी स्क्रीन कर देते हैं और जैसे सामने बैठते हैं लैपटॉप के, तो वो एक्चुअल हमारे को 3D दिखाई देता है। और इसके अंदर वैसे लिंक्स डालने का ऑप्शन भी है, स्ट्रीम कर पाओ आप कोई चीज डायरेक्टली। मैंने ट्राई करी, जैसे YouTube का लिंक वगैरह डाल दिया था और भी ट्राई करा था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। तो उससे बढ़िया ऑन द गो खुद ही कन्वर्ट कर लो, कहीं भी जा रहे हो कोई भी ऐसी वेबसाइट पे जिसमें बढ़िया 3D दिख रहा है और लैपटॉप, आई होप आप समझ गए होंगे। और जो 3D हम थिएटर्स में देखते हैं या फिर 3D में हमारे को मूवीज वगैरह ऑनलाइन भी मिल जाती है, जिसके लिए हमारे को नॉर्मल रेड ब्लू वाला ग्लास पहनना पड़ता है, वो हमारी पोलराइज्ड 3D होती है, वो इसके अंदर आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, वो ग्लास के लिए ही बनी है। एंड एक्चुअली जब साइड बाय साइड 3D को कन्वर्ट करते हो ना, वो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देता है कंपेयर टू अ पोलराइज्ड 3D। तो अगर आपके पास कोई ब्लू रे वगैरह है, आप सोचोगे भाई उसकी फाइल इसमें रन कर दे मीडिया में और उसको हम कर ले, नहीं, वो आप इसके अंदर 3D में नहीं देख पाओगे। और ये वाली डिस्प्ले मीडिया के लिए तो बढ़िया है ही, अगर आप प्रोडक्टिव यूजर हो आपके लिए बहुत बढ़िया है, लाइक गेम डेवलपर्स या डिजाइनर, 3D मॉडलिंग वगैरह करते हो, आर्टिस्ट हो आप, तो भाई इसकी डिस्प्ले में आप मॉडल्स वगैरह 3D में देख सकते हो, आप अपने किसी क्लाइंट को दिखा सकते हो आपने कुछ बनाया, आप ज्यादा अच्छे से अपने मॉडल पे काम कर सकते हो। इसके अंदर एक ऑप्शन है डिजाइन इंजन करके, एंड उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स का सपोर्ट भी है, जैसे माया, स्केचअप एंड ब्लेंडर, और ये मेजरली लोग यूज भी करते हैं। और सॉफ्टवेयर्स के वर्जन का डिफरेंस है, जैसे ब्लेंडर में देख रहा था 2.90 से 3.6.5 तक का ही सपोर्ट है इसके अंदर। तो जो लेटेस्ट वर्जन है उसका सपोर्ट नहीं है, बिकॉज 3D डिस्प्ले के हिसाब से आई थिंक ऑप्टिमाइज वगैरह होते हैं, फ्यूचर में अपडेट्स आई थिंक स्लो आते होंगे इसके अंदर। सो ब्लेंडर में कोई भी मॉडल अगर आप खोलते हो ना, उसमें आप जैसे ही रेंडर बटन को प्रेस करोगे तो सेम ब्लेंडर का मॉडल 3D व्यूअर में खोल देता है, एंड आपका मॉडल आपको 3D स्पेस में दिखाई देता है। एंड ऑब्वियसली भाई बी रोल्स में नहीं पता लग रहा, लेकिन रियल में भाई ऐसा लगता है स्क्रीन से बाहर आ रखा है मॉडल, और वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है भाई। तो आप डिफरेंट एंगल देख सकते हो, डिफरेंट लाइटिंग चेक कर सकते हो, प्लस उसकी रोटेशन, अप डाउन एनिमेशन भी देख सकते हो, और डिफरेंट मोड्स में भी देख सकते हो, लाइक होलोग्राफिक स्टैंडर्ड या वायर फ्रेम। और बाकी जो 2 एप्स हैं उसमें माया में 2022 से लेकर 2024 वर्जन तक का सपोर्ट है, एंड स्केचअप में 2017 से 2023 वर्जन तक का सपोर्ट है। एंड उसके अलावा 3D व्यूअर भी है इस ऐप के अंदर, जिसमें आप अपने मॉडल्स वगैरह 3D में देख सकते हो। ये सारे फाइल एक्सटेंशंस हैं, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, जो ये सपोर्ट करता है। तो 3D मॉडलिंग वगैरह वालों के लिए जो थोड़े मतलब ऐसे प्रीमियम साइड है, थोड़ा बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं लाइफ में, मोटा पैसा अर्न कर रहे हैं, और एक ऐसा 3D डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए, तो बताना कमेंट करके कौन यूजर्स हैं इसके और आपके लिए चीज कितनी बेनिफिशियल होगी एक रियल लाइफ यूज केस के हिसाब से। मेरे लिए भी इंसाइटफुल हो जाएगा और ऑडियंस के लिए भी जो कमेंट पड़ रही है। टाइम स्टैम्प डाल देना, वो साथ साथ आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। नाउ माय फेवरेट पार्ट, गेमिंग, जो मैंने इस लैपटॉप पे करी है, एंड इसके अंदर अभी ना 30 गेम्स का ही सपोर्ट है। ये लिस्ट है सामने, मैं डाल दूंगा। मैंने इसके अंदर 4 गेम सपोर्ट करे हैं, ब्लैक मिथ वुकोंग, फोर्जा होराइजन 5, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक एंड साइबरपंक। और भाई इस पे गेमिंग करके जो स्वाद आया है, ये 3D डिस्प्ले वाला लैपटॉप मैं पहले भी लेनोवो के इवेंट्स में एक्सपीरियंस कर चुका था, लेकिन वहां पे क्या होता है ना, भीड़ इतनी होती है, फिर उसमें क्या होता था 3D को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हर एक इंसान के हिसाब से वो उतना बढ़िया एक्सपीरियंस देता। जब ये हमारे पास घर पे आया और मैंने इसको अपनी आंखों के हिसाब से एडजस्ट करा और मैंने जब इस पे गेम खेला, भाई मतलब जब मैं साइबरपंक खेल रहा था ना, वो डेप्थ मिलती है यार। अगर हमारी कार चल रही है तो कार की डेप्थ, उससे पीछे सिटी, और उसके आगे जो हमारा हड होता है, जो हमारे जितने भी स्क्रीन के ऊपर आइकन्स वगैरह आते हैं, वो भाई सेपरेटेड दिखता है, और भाई एक नंबर फीलिंग आती है, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस। एंड सबसे ज्यादा मजा मेरे को आया गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खेलने में। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक
रैग्नारॉक के तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जब हम ये वाला सीन खेल रहे थे, ये एरिया दिखने में अपने आप में इतना प्यारा है और भाई मजा ही आ गया। और इसके अंदर ना हम डेप्थ और पॉप आउट को कस्टमाइज कर सकते हैं हॉट कीज के थ्रू। तो यहाँ पे जो डेप्थ है और पॉप आउट है वो गेम टू गेम वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार डेप्थ सेट कर दी या पॉप आउट सेट कर दिया तो वो सब जगह सेम ही आपको फीलिंग दे देगा, भले इंसान वही खेल रहा हो। तो वो गेम टू गेम थोड़ा सेट करना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर आप उसे एडजस्ट कर दो तो मजा आ जाता है गेम खेल के। ब्लैक मिथ वुकॉन्ग में मैं अर्लैंग की फाइट खेल रहा था, भाई फील ही आ गई। ऑब्वियसली बी रोल्स में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो आंखों से मैंने एक्सपीरियंस करा। शब्दों पे जाओ, शब्दों पे मजा आ जाता है भाई खेल के। लेकिन मजे के साथ साथ भाई आंखों में दर्द होता है 1-1.5 घंटा खेलने के बाद। यहाँ पे प्रेशर फील होने लग गया था। उसके बाद जब मैं फोन चला रहा था ना, कोई भी चीज देख रहा था, मेरे को भाई वो डबल सी दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों आंखों के लिए दो इमेज आपको एक साथ मिल रही है। और जैसे ही आप रियल लाइफ में शिफ्ट करते हो तो थोड़ा सा ना इल्यूजन टाइप सा मिलता है, थोड़ा सा चक्कर से आते हैं। मतलब ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकता है। मुझे जैसा लगा मैं वो बता रहा हूं आपको। और गेम प्ले हमारे को स्मूथ मिलता है बिकॉज RTX 5090 है और ये आराम से 4K में गेमिंग करवा सकता है। 4K इज 2160p, इसकी 2400p वाली डिस्प्ले यानी कि 4K प्लस डिस्प्ले है और वो 2400 पे ही चल रही है, क्योंकि 1200p की 2 डिस्प्ले रेंडर हो रही है 3D में। बाकी नॉर्मल गेम टेस्ट भी करें, उसकी परफॉर्मेंस भी बताता हूं आगे। और जितने भी गेम खेले वो सब हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग पे खेले, क्योंकि भैया 5090 के पूरे मजे लेने थे। और ये 3D डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करने के लिए लैपटॉप चार्जिंग में प्लग्ड इन होना चाहिए, बिकॉज इसको अपने फुल पोटेंशियल पे चलना पड़ता है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, इसके अंदर एक नॉन 3D वाला वेरिएंट भी है। जब भी आप Lenovo की वेबसाइट पे जाओगे ना, RTX 5090 के साथ ही हमारे को 3D डिस्प्ले वाला वेरिएंट मिलता है, जिसकी डिस्प्ले की कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 27,000 रुपीज के आसपास है। बट अगर 3D वाली नहीं चाहिए तो आप वो पैसे बचा सकते हो। तो ये तो 3D डिस्प्ले का एक्सपीरियंस हो गया। अब जरा लैपटॉप की बात करते हैं। यहाँ पे भाई ये Legion 9 है, हायरार्की समझो थोड़ी। Legion 5 आता है, Legion 5 में एक नॉन प्रो है, एक प्रो वाला है। प्रो वाला थोड़ा सा बेटर होता है नॉन प्रो वाले से। फिर Legion 7 आता है, उसके अंदर भी एक प्रो एंड नॉन प्रो मिलता है। फिर ये Legion 9 आता है, इसमें प्रो नॉन प्रो कुछ नहीं, बस Legion 9 नंबर फ्लैगशिप भाई साहब, 5090 अल्ट्रा 9 प्रोसेसर। ओहो, ऊपर से इतना बड़ा लैपटॉप, इसका साइज देखो यार। एंड यस, यहाँ पे जो टॉप लीड है ना, इसकी इस पे Legion की ब्रांडिंग है, जिसमें भाई साहब RGB वगैरह जल रही है। और हाँ, एक हाथ से लीड आराम से ऊपर हो जाती है, मैक्सिमम कुछ ये पीछे से ना 180 डिग्री तक चला जाता है। और ये टॉप लीड हमारी एल्यूमिनियम प्लस फोर्ज कार्बन से बनी हुई है, यानी कि कोई भी Legion 9 अगर आप बाय करोगे, अगर करते हो तो उनकी सबकी टॉप लीड डिफरेंट होगी, मतलब अपने आप में एक यूनिक होगी। ये बिल्कुल सेम आइडेंटिकल पैटर्न नहीं होगा हर एक लैपटॉप के ऊपर, मतलब दिखने में तो सेम ही होगा बट माइनर डिफरेंस होंगे। एंड यहाँ पे जो लैपटॉप का बॉटम है वो भी एल्यूमिनियम का मिलता है हमारे को, और बाकी पूरी बॉडी हमारी पॉलीकार्बोनेट में, जैसे मतलब कीबोर्ड वाला एरिया हो गया हमारा ये, और बॉटम से लैपटॉप कुछ ऐसा दिखाई देता है। भाई कितना बड़ा लैपटॉप है यार ये। ऑब्वियसली 18 इंचेस की डिस्प्ले है इसमें, मतलब मिनी मॉनिटर घोषित कर दो ना इसे, ऊपर से भारी इतना। इस लैपटॉप का वेट 3.75 kgs है, और चार्जर भी अगर मिला दो तो भैया मजदूरी ऑन द गो। 4 kg प्लस वेट, कंधे पे डाल के घूमो, अलग ही लेवल। क्या ये भाई साहब 3D कंप्यूटर लेके घूम रहा हो अपने बैग में। बट अगर इतना बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस, ऐसी परफॉर्मेंस मिले तो थोड़ा सा मजदूर बनने में कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बताना कमेंट करके कि ऐसी मजदूरी चलेगी। और यहाँ पे सिर्फ लीजन के लोगो में RGB नहीं है, यहाँ पे कीबोर्ड में भी RGB मिलती है। इसमें RGB स्ट्रिप हमारे को मिलती है लेफ्ट टू राइट यहाँ पे बॉटम में, और भाई टेबल पे पड़ी हुई बहुत बढ़िया वाइब देती है। और ये सारी RGB कस्टमाइजेबल है, मतलब कीबोर्ड में पर की RGB आप कर सकते हो। नीचे जो RGB स्ट्रिप मिलती है, इसमें भी कलर्स आपको कस्टमाइज करने हो, सिंगल कलर लगाना हो, डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह मिलता है। एंड सेम गोज फॉर द लीजन लोगो। और जब आपने किसी के सामने लैपटॉप रखा, यूं स्क्रीन खोली, पहले तो कहेगा भाई साहब इतना बड़ा लैपटॉप क्यों लेके घूम रहे हो, ऊपर से लाइटें जल रही है इसके अंदर। दूसरे इंसान को मजा आ जाएगा देख के एकदम। और हाँ, Legion 9 4090 से अगर कंपेयर करते हैं ना, वो 16 इंचेस का था। वैसे वो भी हमारे स्टूडियो में, मैं उसका रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था मेरे पास आने में, और उसके बाद वो स्टॉक में भी नहीं आया कभी। मैंने कहा फिर रिव्यू बना के फायदा क्या है। अगर उससे कंपेयर करते तो साइज बढ़ गया है, वो 16 इंचेस था, ये 18 इंचेस है। उसके अलावा चेसी काफी मोटी होगी, उसकी चेसी 22.7 mm थी, इसकी 27.95 mm है। भाई जाइगेंटिक, मतलब दोनों लैपटॉप को साइड बाय साइड देखो ना एक बार आप। और Legion 9i 4090 के अंदर इन्होंने लिक्विड कूलिंग और लिक्विड मेटल यूज किया था, लेकिन इसके अंदर इसका साइज इतना बड़ा है तो कह रहे हैं कि भैया हमारा थर्मल वैसे ही बड़े चल रहा, तो इसमें लिक्विड कूलिंग लिक्विड मेटल वगैरह नहीं डालेंगे। 5090 वाले में मतलब नहीं है। और पावर ड्रॉ लास्ट जनरेशन में 230 वॉट का था टोटल, इसमें 280 वॉट का पावर ड्रॉ है। इसके डब्बे में 400 वॉट का चार्जर है। पहली बार किसी लीजन के साथ मैं 400 वॉट्स का चार्जर देख रहा हूं भाई। और डिस्प्ले में ऑब्वियसली मेजर डिफरेंस है, पहले मिनी एलईडी डिस्प्ले थी नॉर्मल, इसके अंदर 3D वाली डिस्प्ले लेकिन IPS। और इसके अंदर IR सेंसर है फॉर आई ट्रैकिंग, तो फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन लास्ट वाले लीजन में फिंगरप्रिंट स्कैनर था। और थंडरबोल्ट तो चेंज हो गया, पहले थंडरबोल्ट 4 था, इसमें थंडरबोल्ट 5 है। और लैपटॉप के बॉटम में यहाँ पे भाई इंटेक के वेंट
वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं और बैक साइड में एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में हमारे पोर्ट्स वगैरह हैं। और भाई इसके अंदर इतना कुछ डाल रखा है लैपटॉप में, तो इसका कूलिंग सॉल्यूशन देखो आप अपने सामने भाई, इतना बड़ा। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा 2 फैंस है, मतलब 4 फैन वाला सेटअप है जो रैम और Gen 5 SSD वाईफाई कार्ड वगैरह को भी ठंडे रखते हैं। और भाई सच में कूलिंग सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त है। एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर्स वगैरह हायर साइड जाता है जब भी आप गेम टेस्ट वगैरह देखोगे, लेकिन थ्रॉटल वगैरह नहीं करता, मेंटेन रखता अपने आप के टेम्परेचर। इतना कुछ डाल रखा है इतनी बड़ी चेसी में, उसके बाद भी गर्म होगा तो फायदा क्या। एंड यस, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच। यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स भी कुछ नहीं है और इसका हिंज वन ऑफ द बेस्ट हिंज देखा है मैंने आज तक के गेमिंग लैपटॉप की हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे हिंज खोलने के बाद जरा सा भी इसको वॉबल कराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल माइनर सा होता है, मतलब इतना टाइट है, इसको ऐसे खोलते हैं ना जान लगती है प्रॉपर। और वैसे वन हैंड से लिड ओपन हो जाती है क्योंकि नीचे वाला बॉटम ही इतना भारी है ना। एंड अब थोड़ी किडनी टचिंग तकनीक की बातें करते हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर है इसके अंदर, जो हमारा 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर है, लेकिन ये फ्लैगशिप नहीं है। एक अल्ट्रा 9 290HX प्लस वाला प्रोसेसर भी है और उसकी ना कोई कॉस्ट नहीं है, वो ₹0 में ही अपग्रेड हो जाता है और वो सिर्फ 5090 के साथ है। वैसे परफॉर्मेंस डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इनके बीच में मिलता है थोड़ा सा हमारे को, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 5090 लोगे तो अल्ट्रा 9 ही सिलेक्ट कर लेना। साथ में मिलता है RTX 5090 जो हमारा 24GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है विद 175 वॉट ऑफ TGP। और भाई वो चीज जो लोग खरीद नहीं पा रहे उसके 4 स्लॉट है इसमें, भाई 4 रैम स्टिक्स लगा सकते हो आप। मेरे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर 64GB रैम है, 32GB की 2 स्टिक्स लगी हुई है, एकदम किडनी टचिंग। और ये DDR5 रैम है, 4800 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड पे क्लॉक्ड है, लेकिन आप बायोस पे जाके आप उसको ट्वीक भी कर सकते हो, 5200 तक भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप चारों स्लॉट्स यूज करोगे तो 4000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड पे आ जाएगी है। लेकिन 64 के बाद भी चाहिए क्या कुछ? मुझे नहीं लगता नीड है कोई, और ना पैसे बचे उसे खरीदने के। और इसके अंदर स्टोरेज के भी 4 स्लॉट है, एक Gen 5 वाला है, बाकी के 3 Gen 4 वाले हैं। और जो मेरे पास लैपटॉप है इसके अंदर 2 TB की Gen 5 SSD लगी हुई है। और रीड एंड राइट स्पीड देखो जरा आप अपने सामने, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और कनेक्टिविटी में लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, MS ऑफिस भी मिल जाएगा और PC गेम पास भी मिलेगा 3 मंथ्स के लिए अगर आप ये लैपटॉप लेते हो तो। अब थोड़ी परफॉर्मेंस वाली बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क के नंबर देखो, सिनेमैक्स 2024 के नंबर्स भाई, मल्टी कोर 2000 प्लस, सिंगल कोर 129, फिर सिनेमैक्स R23 निकाला 37,000 प्लस मल्टी कोर एंड 2100 प्लस सिंगल कोर। Geekbench 6 के भी नंबर्स आप देख सकते हो। एंड कहना क्या चाहिए भाई, फ्लैगशिप CPU है, CPU रिलेटेड कोई भी टास्क आपको करना है, हाई एंड कोडिंग डेवलपमेंट, जहां पे भी CPU यूज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जेब से 5-6 लाख रुपए खर्चोगे तो उसके बाद भी दिक्कत झेलनी पड़े तो क्या फायदा इतना महंगा लैपटॉप लेने का। एंड उसके बाद AI की परफॉर्मेंस के लिए अगर Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क देखते हो तो भाई यहाँ पे नंबर्स काफी अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं। और ये नंबर्स इसलिए अगर आपको किसी और लैपटॉप वगैरह से कंपेयर करना हो एट द सेम प्राइस पॉइंट। और LM स्टूडियो के अंदर हमने 3 मॉडल्स रन किए, लामा 70 बिलियन, DeepSeek R1 32 बिलियन एंड Qwen 30 बिलियन। और टोकन इंफॉर्मेशन हमारी कुछ ये निकल के आई थी, कितना टाइम लगा वो भी आप देख सकते हो। एंड ये जो GPU मॉडल है ना, ये पूरे ऑफलोड नहीं होते हमारे जो VRAM के हिसाब से, कि जैसे इसके अंदर 24GB VRAM है तो यहाँ पे हमारे मॉडल्स ना क्वांटाइज्ड होके चलते हैं, बेसिकली कंप्रेशन मान लो एक तरीके से। तो मेरे को कमेंट मिला था कि हम कितनी क्वांटाइजेशन यूज करते हैं, तो हम Q4 यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह निकल के आते हैं। अगर बिल्कुल ही नेटिव चलाओगे तो भैया आपको तो बहुत ज्यादा VRAM चाहिए, 64GB 128GB। फिर वो यूनिफाइड मेमोरी वाले सिस्टम आ जाएंगे, जैसे RTX Spark वगैरह भी आ रहा है, एप्पल के डिवाइसेस भी आते हैं, तो फिर वो वहां पे होता है। और जितना ज्यादा आप कंप्रेस कर देते हो, ऐसा नहीं है इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल मानो, अगर एक वर्ड के हमारे पास 10 मीनिंग है, तो अगर कंप्रेस कर दोगे तब भी 3-4 का इंफॉर्मेशन आपके AI मॉडल के पास रहती है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जितना आपको चलाना है। ये जो लोकली चला रहे हैं वो समझ गए होंगे और थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। और अगर आप डेटा साइंस स्टूडेंट हो तो जो CPU GPU और RAM का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चलेगा इसके अंदर, किसी भी लेवल का टास्क। देन 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए बेंचमार्क में कर रहा था, जैसे ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला 8600 प्लस कोर, ब्लेंडर में BMW रेंडर निकाला 8 सेकंड्स में इसने फेंक के मार दिया भाई साइड में। तो अगर आपको 3D मॉडलिंग या रेंडरिंग से रिलेटेड टास्क करने हैं तो भैया लैपटॉप सब करवा देगा। गेम डेवलपमेंट करनी है, आराम से आप हाई एंड पीक लेवल गेम डेवलपमेंट अपने लैपटॉप के ऊपर कर सकते हो। और प्रोडक्टिविटी यूजर्स के लिए Puget Bench for Premiere Pro 11900 के आसपास कोर, आफ्टर इफेक्ट्स 13400 एंड DaVinci Resolve भी 11000 प्लस एंड फोटोशॉप भी भाई 13400 के आसपास। यानी कि किसी भी लेवल के प्रोडक्टिव टास्क, वीडियो एडिटिंग, किसी भी लेवल की फुटेज, लाइक 4K तो नॉर्मल ही है, उसके ऊपर 5K 6K फुटेज एडिट करनी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप मल्टीपल लेयर वाली एडिटिंग करो, लगाओ दुनिया भर के इफेक्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आफ्टर इफेक्ट्स आपको चलाना है भाई, ये लैपटॉप कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं करेगा। ये बना भी एक्सट्रीम यूजर्स के लिए, जिनको पीसी बिल्ड नहीं करना, ट्रैवल ज्यादा है, लैपटॉप साथ में लेके चलना, जिसके अंदर उनका सारा काम हो जाए, गेमिंग भी करनी है, 3D वाली डिस्प्ले भी है,
समझ गए ना आप रजवाड़ी बातचीत। और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark टाइम स्पाई के नंबर्स आप देख सकते हो, CPU GPU एंड टोटल स्कोर बहुत ही बढ़िया। Geekbench 6 का OpenCL नंबर भाई 2,45,000, VR मार्क का बेंचमार्क 19,000 प्लस। VR गेमिंग अगर करनी हो VR हेडसेट लगा के, वैसे तो अपनी भी 3D डिस्प्ले है, लेकिन इमर्सिव अगर आपको एकदम दुनिया ही चेंज करनी है, वर्चुअल रियलिटी में जाना है, तो इस लैपटॉप के साथ आप मेटाक्वेस्ट वगैरह कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हो। वैसे ये वाली वीडियो देख लेना, इसके अंदर हमने काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी मेटाक्वेस्ट के साथ, तो मजा आ जाएगा देख के। एंड यस, मेरे माइंड में है जब इतना तगड़ा CPU GPU कॉम्बिनेशन है, इतनी पावर ड्रॉ है, तो थ्रॉटलिंग टेस्ट करते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे 1 आवर के लिए प्राइम 95 चला दिया था, एक्सट्रीम मोड पे रखा था हमने इस लैपटॉप को, यानी कि फुल पावर ड्रॉ कर सकता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 105 डिग्री तक चले गए। मैंने कहा बहुत गर्म है। एवरेज भी देखा तो 101 डिग्रीज का था। क्लॉक स्पीड भी मैंने देखी, फिर 5.17 गीगाहर्ट्ज तक गई थी और 3.87 गीगाहर्ट्ज का एवरेज निकल गया, और ये पूरा 1 घंटा लोड पे थी 100%। फिर मैंने देखा पावर ड्रॉ भाई 227 वॉट तक एक बारी के लिए हिट गया। तो इसलिए हमारा CPU का टेम्परेचर बढ़े, और 1 घंटे के बाद भी एवरेज 180 वॉट का मेंटेन कर गया इसका CPU। इतना डेस्कटॉप पे CPU नहीं जा पाते, जिसके ऊपर हम बड़े बड़े एयर कूलर AIOs वगैरह लगा देते हैं, यहाँ पे इतनी पावर ड्रॉ कर रहा है। यानी कि आपको फ्यूचर में ज्यादा पावर ड्रॉ वगैरह का नीड नहीं है, आप अंडर वोल्ट वगैरह करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, केपेबल सिस्टम है। फिर GPU की बारी आई, GPU भी हमारा मैक्सिमम 72-71 डिग्री ही गया था, ज्यादा गया नहीं, और GPU हमारा 175 वॉट वाला है, और एवरेज हमारा 174 वॉट के आसपास का निकल गया। तो यानी कि लैपटॉप अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है, विदाउट थ्रॉटलिंग, विदाउट क्रैशिंग, बढ़िया। एंड अब देख लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की। सबसे पहले वैलोरेंट हमने टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पे, और सारे गेम्स हम 2400p पे टेस्ट करने वाले हैं, जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है। यहाँ पे जो 4K रेजोल्यूशन होता है ना, वो 3840 बाय 2160 होता है, ये 2400 है, यानी कि 4K प्लस है, 16:10 वाली डिस्प्ले है ना। और यहाँ पे भाई वैलोरेंट CPU इंटेंसिव गेम है, CPU तगड़ा है, और 2400p पे भी हमारे को 300 to 400 FPS मिल रहे हैं भाई, यानी कि भाई साहब एकदम मक्खन गेम प्ले। 5-6 लाख खर्चने के बाद ऐसा गेम प्ले तो मिलना ही चाहिए। और CS2 वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया 2400p पे, इसके अंदर भी बढ़िया हमारे 200-250 एवरेज FPS हमारे को मिल रहे थे। बाकी स्टैट्स वगैरह भी आप देख सकते हो, जैसे CPU टेम्परेचर जाते हैं हमारे 88-90 डिग्रीज तक जाते हैं, और CPU पावर ड्रॉ भी आप देख सकते हो भाई 90-100 वॉट तक जा रहा है, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर्स आर लाइक गुड। फिर जैसे हमने GTA 5 एनहांस्ड एडिशन प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग लगाया, ये पूरा निकाल देता भाई जान GPU की 50-90 पे भी जाके मुश्किल से 50 एवरेज FPS निकल के आ रहे हैं, बिकॉज रेजोल्यूशन आप देखो और उसके हिसाब से सेटिंग्स देखो, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। और ये एनहांस्ड एडिशन है, एंड भाई इतना प्यारा दिखाई देता है ना गेम ये इस रेजोल्यूशन पे, इस सेटिंग्स पे, मैं बता नहीं सकता। आप ऑब्वियसली फुटेज वगैरह से आइडिया लगा सकते हो, लेकिन जो नेटिवली खेल के मजा आ रहा था ना, वो अलग ही था। और एल्डन रिंग हमारा 60 FPS लॉक्ड गेम है, मैक्सिमम सेटिंग्स पे 2400p पे टेस्ट किया था, तो एवरेज 58-59 FPS हमारे को मिल गए थे, जिसमें रे ट्रेसिंग भी हमारी मैक्सिमम थी। फिर RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट सेटिंग्स, और DLSS ऑफ भी भाई 80-85 FPS दे रहा है। DLSS लगाने की जरूरत भी नहीं, 8-10 FPS एक्स्ट्रा लेके करोगे क्या, ये वाले गेम तो वैसे ही नेटिवली खेल के काफी मजा आता है। फिर साइबरपंक टेस्ट किया यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे, भाई रॉ परफॉर्मेंस में 40-45 FPS मिल रहा है। DLSS फ्रेम जनरेशन लगाया तो 80-90 चले गए, मुझे लगता है इससे ऊपर नीड है। मैंने कहा चलो रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा में लगाते हैं, तो रॉ परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई, क्योंकि रेजोल्यूशन 2400p है, थोड़ा सा कम करोगे तो ऑब्वियसली अच्छे FPS मिलेंगे। एंड फ्रेम जनरेशन लगाई तो आराम से उसके अंदर 60-70 FPS मिल गए। ये 2x फ्रेम जनरेशन है, यानी कि जो हमारे को RTX 40 सीरीज पे मिलती है, मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं है ये। और जहां आती है मल्टी फ्रेम जनरेशन, जो RTX 50 सीरीज में हमारे को मिलती है, भाई 100-120 जबरदस्त। एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी हमने टेस्ट किया, भाई रॉ परफॉर्मेंस में अल्ट्रा सेटिंग्स में मुश्किल से 25-30 FPS निकाल के दे पा रहा था, क्योंकि ये गेम बहुत इंटेंसिव है, ग्राफिक्स बहुत प्यारे हैं। फिर फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से 70 FPS पे खेल सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा हो गई भाई। एंड यस, असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग रीसिंक्ड आया था, तो लोग कह रहे थे जब भी नेक्स्ट डिवाइस टेस्ट करो तो उसमें टेस्ट करना। अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया, और ये गेम भाई ब्यूटीफुल दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑन एक्सटेंडेड सब हाईएस्ट पे था, तो 27-28 FPS मिल रहे थे। लेकिन इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट भी है, और वो लगाने के बाद तो 100 पार है मामला, मतलब 130 तक जा रहा है 4x में। तो इतने FPS स्टोरी गेम्स में किसको चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना। देन द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स पे, भाई यहाँ पे DLSS ऑफ पे बढ़िया है 70-80 FPS पर, फ्रेम जनरेशन लगा के 120 तक चला जाएगा। फिर होराइजन फॉरबिडन वेस्ट टेस्ट किया, और ये वाला एरिया ना काफी ग्राफिक्स इंटेंसिव है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुशेस वगैरह है ना, तो यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पे एवरेज 60-70 FPS मिल रहे हैं, और फ्रेम जनरेशन लगा के 100 पार, तो मतलब एकदम बढ़िया मक्खन FPS हमारे को मिलते हैं। गोस्ट ऑफ सुशीमा में भी आराम से 50 FPS हो गए वेरी हाई सेटिंग्स पे नॉर्मली, और डबल हो जाते हैं फ्रेम जनरेशन लगा के 110+, बढ़िया एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फोर्जा होराइजन 6 टेस्ट करने का मन था, क्योंकि ये भाई लेटेस्ट गेम है, एक्सट्रीम प्लस रे ट्रेसिंग पे हमने टेस्ट किया, एंड यहाँ पे हमारे को एवरेज 35 FPS मिल रहे थे नॉर्मली। मैंने कहा चलो फ्रेम जनरेशन लगा लेते, तब जाके तो 90 FPS तक आए, और ये काफी इंटेंसिव गेम है। और हेलब्लेड 2 काफी डिमांडिंग है यार, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस पे देखो वेरी हाई पे भाई 30-35 FPS दे रहा है 50-90 पे, 2x फ्रेम जनरेशन लगाई तब जाके 80-90 FPS आए, जो कि भाई अच्छे खासे प्लेबल होते हैं, इसलिए मैंने मल्टी फ्रेम जनरेशन इसमें टेस्ट नहीं करी। और ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक लगाया था 50-90 पे, 2400p पे होलिया काम 30 FPS आ रहे थे, बट फ्रेम जनरेशन लगा
जाके 70 FPS थे, पर रे ट्रेसिंग नहीं लगाई मैंने पहले। फिर जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करा ना, तो जाके फ्रेम जनरेशन पे प्लेबल FPS मिले लाइक 40-45, मतलब मजा आता खेलने में। लेकिन नॉर्मली तो भाई 10-15 FPS ही थे, उसमें बात नहीं बनी। और इसके अंदर भी हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट मिलता है, जिसमें इनपुट लैग हल्का सा आता है। अगर आप बहुत गौर से नोटिस करोगे ना, तो आपको गेम खेलते हुए पता लगेगा। तो इस टाइप के गेम्स में तो भाई देखो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा मल्टी फ्रेम जनरेशन, बट हाँ आपको ज्यादा FPS चाहिए तो एक अलग बात है, एक बार खेल के देख लेना अगर आपके पास RTX 50 सीरीज का डिवाइस है तो। फिर एलन वेक 2 टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पे, यहाँ पे नॉर्मली 30-35 FPS मिल रहे थे। फ्रेम जनरेशन लगा के ओहो जबरदस्त 95-100 FPS, वो भी 2400p पे। फिर जैसे ही रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे लगाया, 5090 ने भी अपनी औकात दिखा दी। कह रहे भैया मुझसे नहीं झेली जा रही, रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, सेटिंग्स हाई हो गई है। फ्रेम जनरेशन लगा के 40-45 FPS आ रहे थे। लेकिन स्टोरी गेम्स में आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा सकते हो एंड इसके अंदर आराम से आपको 70-80-100 FPS मिल जाते हैं 3x एंड 4x पे, जबरदस्त। एंड यस टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊं तो 36 के आसपास है सेंटर में से टेम्परेचर हमारे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म वाला एरिया होता है। नमपैड के आसपास 32.8 के आसपास, एंड WASD जो लोग ज्यादा यूज करते हैं वहां पे 32-33 के आसपास है। तो गर्म फील नहीं होता लैपटॉप, हल्का बहुत वार्म फील होता है। बट यहाँ पे जो चिपसेट वाला एरिया है, जो हमारा सेंटर में एरिया है, वो ज्यादा हीट होता है, 38-39 तक जाता है। बट स्टिल ऐसा भट्टी टाइप का गर्म नहीं है कि भाई 40 डिग्री प्लस जा रहा हो। तो देखो यार, इतने पैसे खर्चने के बाद गेमिंग की परफॉर्मेंस अच्छी ना मिले तो ऐसा तो हो ही सकता है। एंड दिस इज अ फ्यूचर प्रूफ मशीन। आराम से GTA 6 तक का वेट करना है, जब भी PC पे आएगा खैर तो इस पे खेल पाओगे आप आराम से। एंड यस पोर्ट्स, जो मेरे को Lenovo Legion के मामले में सबसे बढ़िया लगता है, और इस लैपटॉप में भर भर के पोर्ट्स हैं। सबसे पहले राइट साइड में 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट, एक फुल साइज का SD कार्ड रीडर, एक 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट। इससे डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलता, लेकिन फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हो। फिर लेफ्ट साइड में आ जाओ, USB 3.2 Gen 2 का टाइप ए पोर्ट मिलता है, जो ऑलवेज ऑन वाला है, यानी कि अगर आपको कोई फोन कुछ भी चार्ज करना है, लैपटॉप अगर आपका बंद भी हो तो इससे आप कर पाओगे। RJ45 लैन पोर्ट भी मिल जाएगा, जो 2.5 गीगाबिट वाला है। 2 Thunderbolt 5 के टाइप C पोर्ट मिलता है, जिनकी 80 Gbps बैंडविड्थ है, 100 वॉट की PD को भी सपोर्ट करते हैं, एंड डिस्प्ले आउटपुट का भी सपोर्ट है विद RTX 5090। और Thunderbolt 5 है तो अप टू 8K 60 FPS का सपोर्ट आपको मिल जाएगा अगर आपके पास इतनी महंगी डिस्प्ले है तो। एंड एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, और पोर्ट पीछे की तरफ भी है। यहाँ पे एक HDMI 2.1 का पोर्ट है, जिसका आउटपुट भी RTX 5090 से ही है, और एक यहाँ पे फाइनली पावर इनपुट का पोर्ट है। तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होने वाली, कोई हब वब लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लैपटॉप के अंदर ही है। एंड यस मक्स स्विच का सपोर्ट है, यानी कि आप अपना डिस्प्ले का आउटपुट iGPU टू eGPU शिफ्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से हाइब्रिड वाला सबसे बढ़िया रहता है। iGPU ओनली तभी यूज करना जब आपको सच में बैटरी बैकअप की नीड हो। और इतना बड़ा 18 इंचेस का लैपटॉप है तो फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है, नमपैड इंक्लूडेड है। बाकी यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में ना ट्वीटर्स की जगह है, इसलिए कीबोर्ड थोड़ा सा छोटा है। मतलब जैसे नॉर्मल Lenovo Legion लैपटॉप का होता है ना, कीबोर्ड का साइज वैसा ही है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बड़ा नहीं है। लेकिन ट्रैक पैड भैया पूरी जमीन डाल रखी है, साइज देखो ट्रैक पैड का। और इस प्राइस पे मेरे को उम्मीद थी हैप्टिक वाला ट्रैक पैड देते, लेकिन ये फिजिकल क्लिक वाला ही ट्रैक पैड है फुली क्लिकेबल, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, लेकिन फिजिकल क्लिक्स है अंदर। एंड भाई अब डिस्प्ले की टेक्निकल बातचीत करते हैं। 18 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलती है, WQUXGA 3840x2400, वैसे 4K 2160 होता है, तो ये 16:10 है, तो ये 4K प्लस हो गई। और ये डुअल मोड वाली डिस्प्ले है, यानी कि 4K प्लस पे 240 हर्ट्ज पे चलती है, लेकिन अगर आप 1200p पे डालोगे तो 440 हर्ट्ज पे चलती है। डुअल मोड वाला मॉनिटर भी डाला भी हमने कुछ दिन पहले MSI का, उसके अंदर भी सेम ही टेक्नोलॉजी यूज हो रखी है। तो ई स्पोर्ट्स हो गया, स्टोरी गेमिंग हो गई, प्रोडक्टिविटी टास्क हो गए, दोनों के हिसाब से डिस्प्ले को आप ट्विक कर सकते हो। बट हाँ एक चीज, यहाँ पे हमारे को ग्लॉसी डिस्प्ले मिलती है, और ग्लॉसी इसलिए क्योंकि ये 3D वाली डिस्प्ले है। एंटी ग्लेयर होगी तो आपको 3D का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा अच्छा। एंड 440 हर्ट्ज पे डालने के लिए ना आपको लीजन स्पेस में जाके HSR ऑन करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एक कैच है, अगर HSR ऑन रहेगा तो 3D डिस्प्ले ऑन नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आपको चला चला के आप फिगर आउट कर लोगे। एंड 3D को लेके ग्लिचेस वगैरह तो हैं भाई, शुरू में 3D चल नहीं रहा था, चल रहा था तो वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने जो 3D वाला सॉफ्टवेयर है उसको रीइंस्टॉल किया, ड्राइवर्स वगैरह अपडेट किए, तो थोड़ा बहुत आपको हाथ पैर तो मानने पड़ेंगे। और ये जो HSR है, जब भी हम ऑफ कर रहे थे ना, रीस्टार्ट कर रहे थे लैपटॉप, ये फिर ऑन हो जा रहा था, तो बायोस में जाके हमारे को मैनुअली ऑफ करना पड़ा था। तो ये चीजें भी करनी पड़ सकती हैं। और भाई डिस्प्ले ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी, 482 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस निकल गई। एंड कलर गैमेट भी अच्छा मिलता है, 99% P3, 100% sRGB। और डिस्प्ले में सर्टिफिकेशन भी भर भर के मिलती है, लाइक डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है, डिस्प्ले HDR 400, NVIDIA G-Sync सर्टिफाइड है, TUV Rhineland की सर्टिफिकेशन भी हमारे को मिल जाती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत ऐसा होने नहीं वाली, और डिस्प्ले एक्सपीरियंस बढ़िया है, मतलब ब्राइटनेस अच्छी फील होती है, गेमिंग करते हो मजा आता है। और यहाँ पे कलर गैमेट अच्छा है, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह करने में कोई इशू नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी लाइक 240 हर्ट्ज भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको और हाईएस्ट रिफ्रेश रेट चाहिए और गेम आपका ज्यादा इंटेंसिव हो रहा है, हाईएस्ट सेटिंग पे खेल रहे हो, तो आप उसको 1200p पे करके 440 हर्ट्ज पे खेल सकते हो। तो ओवरऑल स्वाद आ जाएगा, मतलब लैपटॉप में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3D के तो खैर अपने मजे हैं ही। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम है, और माइक भी जो है हमारे लैपटॉप का यूज हो रहा है, कुछ ऐसी क्वालिटी है, 1440p 30 FPS वाला वेबकैम है। लाइट कंट्रोल वगैरह ठीक है, क्वालिटी कुछ ऐसी है। बाकी आप तो कमेंट करके बताओगे मुझे।
नहीं बताओगे। और जैसे कि IR स्कैनर मिलता है इसके अंदर हमारे को, तो आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, यानी कि जो विंडोज हेलो होता है, और बढ़िया काम करता है वो। और भाई इस लैपटॉप के स्पीकर्स इतने जबरदस्त स्पीकर्स हैं, मतलब ऐसा लगता है भाई लिटरली एक एक्सटर्नल स्पीकर फिट कर रखा है इसमें। बेस आती है भाई, क्योंकि इसके अंदर हमारे को 6 स्पीकर सेटअप मिलता है। 4 इसके अंदर 2-2 वॉट के वूफर्स हैं, उसके अलावा 2-2 वॉट के ट्वीटर्स हैं। टोटल 12 वॉट का आउटपुट है। और आवाज एक सैंपल सुनो, ईयरफोन लगाओगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लैपटॉप से बेस आ रही है, अच्छे खासे लाउड है, स्टीरियो सेपरेशन है, क्लियर है, बढ़िया स्पीकर्स है। और ऑडियो के लिए नाहेमिक का सपोर्ट मिलता है, उसकी ऐप मिल जाती है जिसमें डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए। मेरे हिसाब से डॉल्बी एटमॉस दे देते हैं ना, उसमें थोड़ा ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप एक्सटर्नली डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड साउंड बार वगैरह कुछ लगाते हो ना, उसमें तो भाई साहब वो मजा आ जाता है। और इस लैपटॉप में बैटरी पीक है 99.99 वॉट आवर की, उससे ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि फ्लाइट्स में अलाउड नहीं होती। और इससे 3D मूवी में देख रहा था, वो मेरी बैटरी पे चल गई थी, मतलब गेम्स वगैरह में दिक्कत आ रही थी, तो 2 आवर्स का बैटरी बैकअप मेरे को मिला। इससे बैटरी बैकअप से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बेसिक टास्क भी करोगे, IGP मोड लगा लोगे, तो ज्यादा 3 से 4 घंटे का बैकअप आप निकाल लोगे, क्योंकि इतना बड़ा तामझाम है। गेमिंग लैपटॉप से बैटरी की उम्मीद करता कौन है। और इसके साथ जो 400 वॉट का अडाप्टर मिलता है ना, उससे फुल चार्ज होने में 80 मिनट्स के आसपास लगते हैं, जो कि काफी अच्छी खासी स्पीड है। वैसे 10 मिनट के अंदर अंदर 0 to 30% ये पहुंच जाता है, तो ऑन द गो फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है। तो ये हो गया पूरा रिव्यू Lenovo Legion 9i का। एंड मेन सवाल, ये लैपटॉप किन लोगों के लिए है? देखो, सबसे पहले जो शौकिया लोग हैं जिनको 3D डिस्प्ले चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, गेम्स बहुत सारे हैं, गेम्स इसके अंदर 30 मिलते हैं सपोर्ट, बाकी फ्यूचर में और Gen 11 आएगा, ये Gen 10 है ना, तो और फ्यूचर में सपोर्ट आएगा तो और गेम्स भी आ जाएंगे। एंड अभी भी लिस्ट अच्छी खासी, अगर आप गेम्स देखोगे, चाहे साइबरपंक हो गया, प्लेग टेल है, डेथ स्ट्रैंडिंग मिलता है, डार्क सोल्स आप खेल सकते हो, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक हो गया, शैडो ऑफ द टूम रेडर है, बहुत सारे गेम्स है अभी, मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मजा आएगा। लेकिन फिर भी सिर्फ गेमिंग के लिए 3D डिस्प्ले लेना, वो एक स्पेसिफिक चॉइस है जो आपको सोचनी है, अगर आपके पास जेब में बहुत सारे पैसे हैं। उसके अलावा 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वगैरह वालों के लिए बताया मैंने, उसके लिए काफी काम आ सकती है। वो कैसे आ सकती है एक बार आप डिसाइड कर लो। एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, अगर आपको मल्टीमीडिया के 3D मूवीज देखने का बहुत शौक है और आप चाहते हो आपके पास एक ऐसी डिवाइस हो, वैसे सस्ते में भी आप काम चला सकते हो। कुछ इस तरीके के ग्लासेस आते हैं 3D वाले, आप साइड बाय साइड 3D को अपने घर पे किसी भी स्क्रीन पे कन्वर्ट कर सकते हो, बस ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। ये ग्लास फ्री 3D है एंड ऑब्वियसली इसका एक्सपीरियंस काफी बेटर होता है ग्लासेस वाले के कंपैरिजन में अगर देखते हैं। एंड मेनली इस लैपटॉप की प्राइसिंग की अगर बात करते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग 5,28,000 रुपीज से हो जाती है, जिसके अंदर आपको 32 GB रैम एंड 1 TB स्टोरेज मिलती है। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड RTX 5080 मिलेगा, और ये 2D डिस्प्ले वाला है। 3D डिस्प्ले का 5080 वाले में कोई वेरिएंट नहीं है। अगर आप 5090 पे जाते हो, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देखते हो, जिसके अंदर 192 GB रैम हो जाएगी, 2 TB स्टोरेज हो जाएगी, 5090 आप सेलेक्ट कर देते हो, तो 12,60,000 का वो आता है। Lenovo की वेबसाइट पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 TB स्टोरेज 5090 के साथ 32 GB रैम सेलेक्ट करते हो, और एक प्रोसेसर चॉइस भी इन्होंने एक्स्ट्रा डाल रखी है, Core Ultra 9 290HX Plus, जिससे कोई कॉस्ट नहीं बढ़ रहा, तो ये वाला प्रोसेसर ऑब्वियसली आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको 6,12,000 रुपीज के आसपास पड़ेगा, नॉन 3D वाला। लेकिन वहीं पे अगर आप 3D वाला ऐड कर दोगे तो 6,35,000 कॉस्ट पड़ जाती है। वो आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। अब कंपटीशन की बात करते हैं। सबसे पहले Lenovo का ही अपना कंपटीशन आता है। अगर आपको OLED डिस्प्ले चाहिए, 3D डिस्प्ले नहीं चाहिए, सेम प्रोसेसर, सेम ग्राफिक्स कार्ड 5090 चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 16 इंचेस का लैपटॉप चाहिए, क्योंकि Legion 9 है भाई 18 इंचेस का है। तो Lenovo Legion Pro 7 आप चेक कर सकते हो, 4,80,000 के आसपास है। लेकिन इसके अंदर 64 GB रैम है एंड 1 TB स्टोरेज है, जो अभी लिस्टिंग है Amazon पे, मैं देख रहा हूं, विद RTX 5090। लेकिन वही बात है, प्राइस बाद में बढ़ सकता है। तो अगर आपको 5090 वाला लैपटॉप लेना है, ये आपके लिए एक स्वीट स्पॉट बन सकता है। इसके अलावा MSI का रेडर भी है, जिसकी प्राइसिंग यार मुझे बहुत ज्यादा लगी, 6,50,000 रुपीज का है। लेकिन AMD Ryzen 9 9955HX 3D प्रोसेसर है, और रैम 64 GB है, 2 TB स्टोरेज है, और 5090 है। अब इसका भी रिव्यू है चैनल पे, एक बार आप देख लेना। बहुत सारी चीजें आती है साइड बाय साइड, पोर्ट्स भी है, कीबोर्ड भी है। मेन डिफरेंस तो डिस्प्ले का ही आ गया, बट स्टिल मैं कहूंगा आप इसकी जगह Lenovo Legion को प्रेफर कर सकते हो, Pro 7 वाले को। वो काफी अच्छी चॉइस है एज पर प्राइस पॉइंट 4,80,000 के आसपास, अगर फ्लैगशिप लैपटॉप लेने की बात ही हो रही है तो। और अगर Ultra 9 275HX को 9955HX 3D से कंपेयर करोगे ना, तो इनकी परफॉर्मेंस में मल्टी कोर सिंगल कोर में इतना डिफरेंस है नहीं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी X3D प्रोसेसर के अंदर 3D Vcache हमारे को मिलती है, जिसका गेमिंग में बेनिफिट मिलता है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना, अभी हमने कुछ दिन पहले बनाई है। थोड़ी टेक्निकल ज्यादा है, बट आप ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजें समझ पाओगे। और एक MSI का Titan भी आता है, जो अभी कहीं पे स्टॉक में नहीं है, क्योंकि Titan ही लास्ट 6,50,000 का था। अब इन्होंने रेडर 6,50,000 का कर रखा है, तो Titan आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक है, वो आने भी नहीं वाला। आएगा तो बहुत ही महंगा आएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। Asus ROG Strix Car सीरीज आप चेक कर सकते हो, विद द
सेम प्रोसेसर एंड RTX 5090 ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन इसके अंदर 32 GB रैम है, लेकिन 2 TB स्टोरेज मिलती है। 4,60,000 का है। तो अगर आपको Asus का लैपटॉप लेना है, RGB RGB के नशे मिल जाएंगे बढ़िया, और प्राइसिंग इसकी भी अच्छी है, मतलब लीजन से तो ऑब्वियसली कम है। तो इसका रिव्यू भी है चैनल पे, एक ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए है। और अभी ना कार के रेट पे लैपटॉप निकाला है Asus वालों ने, Asus Zephyrus Duo 7,30,000 रुपीज। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको 2 डिस्प्लेज मिलती है OLED वाली, और प्रोसेसर इसके अंदर HX नहीं है, Core Ultra 9 368H है, बिकॉज ये थिन फॉर्म फैक्टर में आता है। RTX 5090 इसके अंदर मिलता है, 64 GB रैम है, 2 TB स्टोरेज है। अब ये वही बात होगी, अगर आप लीजन तक में 6 लाख रुपीस खर्च रहे हो, तो आप 1 लाख 1.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके आपको अगर डुअल डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए, प्रोडक्टिविटी टास्क करने, गेमिंग करनी है, 3D डिस्प्ले नहीं चाहिए, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो अगर मेरे को लेना होगा एक RTX 5090 वाला गेमिंग लैपटॉप आज की डेट में, तो मैं Lenovo Legion Pro 7 को पहले नंबर पे रखूंगा। अगर Asus लेना है, किसी की प्रेफरेंस हो सकती है, तो सेकंड नंबर पे Asus है मेरे लिए, Strix Car सीरीज। और अगर इस 3D वाले की बात करता हूं तो सिर्फ तभी अगर आपको 3D डिस्प्ले ही चाहिए और ये 18 इंचेस का जायंट लैपटॉप चाहिए। बहुत स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है। वैसे तो नॉन 3D वाला ऑप्शन भी है, लेकिन वही बात है 18 इंचेस साइज भी तो है ना। अगर 16 इंचेस चाहिए तो Legion Pro 7 एक ऑप्शन हो गया। एंड बस यही था मेरी तरफ से Lenovo Legion 9i का पूरा रिव्यू। आपको कैसा लगा लैपटॉप कमेंट करके बताना। किसी और लैपटॉप के साथ कंपैरिजन चाहिए, कोई और लैपटॉप का रिव्यू चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।